मानव शरीर के द्रव्यमान का लगभग 99% बनाने वाले 6 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो वह 6 प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। और इन 6 तत्वों का परसेंटेज क्या-क्या होगा? तो ऑक्सीजन जो है वो 65% है, कार्बन 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5% है, नाइट्रोजन 3.2% है, कैल्शियम 1.5% है और फास्फोरस 1%। ठीक है, तो मानव शरीर का जो द्रव्यमान है इसका 90% यह 6 तत्व जो है मिलकर बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि लगभग 65% होता है। एक वयस्क मानव शरीर में पानी का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो एक वयस्क मानव के शरीर में पानी का लगभग 50 से 70% होता है। कितना होता है? 50 से 70% होता है। मस्तिष्क और हृदय में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो मस्तिष्क और हृदय में लगभग 73% पानी होता है। हड्डियों में कितने प्रतिशत पानी होता है? हड्डियों में 20 से 31% तक पानी होता है। मानव हड्डी में अधिकतम मात्रा में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? मानव हड्डी में अधिकतम मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और इसका फॉर्मूला जो होता है C3PO4 ब्रैकेट 2। ठीक है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है। मांसपेशियां शरीर में गति कैसे उत्पन्न करती है? तो मांसपेशियां जो होती है वे संकुचित या शिथिल होकर गति का कारण बनती है और जोड़ों में काम करती है। पाचन यानी डाइजेशन की प्रक्रिया क्या है? तो डाइजेशन की प्रक्रिया क्या है? बड़े अघुलनशील खाद्य अणुओं को छोटे जल घुलनशील खाद्य अणुओं में टूटना ताकि उन्हें रक्त प्लाज्मा में अवशोषित किया जा सके। मानव पाचन तंत्र के मुख्य घटक क्या है? मानव पाचन तंत्र का मुख्य घटक आहार नाल एवं सहायक पाचन अंग है। तो सहायक पाचन अंग कौन कौन से हैं? जीभ, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय, ये सभी मिलके भोजन को पाचन में मदद करते हैं। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मानव आहार नाल की लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर होती है, या फीट में अगर बोले तो लगभग 30 फीट के बराबर होती है। मानव आहार नाल को क्या बोलते हैं? इसोफाइगस। इसोफाइगस। ठीक है, मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मानव में पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। जहाँ से हम खाना चबाते हैं वहीं से हमारी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लार किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो लार जो है लार ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। स्लेवरी ग्लैंड्स के द्वारा लार उत्पन्न किया जाता है। लार में मौजूद एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम किस पदार्थ को तोड़ता है? तो लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है? स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मुख्य कार्य क्या है? इसके दो मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन पाचन प्रक्रिया को शुरू करना, पाचन प्रक्रिया को शुरू करना, जिसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को एंजाइम पेप्सिनोजेन में बदलना और प्रोटीन की संरचना को तोड़ना शामिल है। प्रोटीन की संरचना को तोड़ना शामिल है। और दूसरा काम जो है भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारना, जिससे पेट का एक अम्लीय वातावरण बनता है जो शरीर को संक्रमण से बचाता है। तो HCl जो एसिड है उसका काम क्या है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और बैक्टीरिया को मारता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि उसका लीवर है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। कितना होता है? 1.5 किलो के आसपास। और लीवर का काम क्या होता है? तो ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या हुआ? विष हरण। शरीर का जितना भी विष होता है उसका हरण करता है। शरीर को डिटॉक्सिफाई कौन करता है? लीवर। और लीवर जो है यह पेट की दाहिनी ओर होता है। किधर होता है? दाहिनी ओर। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? बाइल। बाइल जो होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? तो बाइल हमारे लीवर में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? लीवर में। पित्त जो होता है यह पाचन में सहायता करने वाला एक शारीरिक तरल पदार्थ है जो लीवर द्वारा स्रावित होता है और फिर पित्ताशय में जमा या संग्रहित होता है और भोजन की पाचन के लिए छोटी आंत में चला जाता है, खासकर वसा को तोड़ने में मदद करने के लिए। पित्त शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त जो होता है हमारे शरीर के गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है। पित्ताशय, उसे पित्ताशय भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य है इमल्सिफिकेशन करना। क्या कार्य है उसका? इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन क्या होता है? वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना होता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? वसा को छोटे छोटे कण में तोड़ना, जिसे हम पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइसीकरण। वसा को छोटे छोटे कण में तोड़ना होता है और ये जो वसा के छोटे छोटे कण होते हैं उसे पाचन एंजाइम जो होता है उसको पचा देता है। क्या पित्त में पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं? नहीं, पित्त में कोई पाचक एंजाइम मौजूद नहीं होते, लेकिन यह वसा के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त में
पित्त लवण होते हैं जो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, जिसे पाइसीकरण कहते हैं, जिससे लाइपेज एंजाइम वसा पर कार्य कर पाते हैं। अग्नाशय को किस प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है? तो अग्नाशय यानी पैनक्रिया, पैनक्रिया कहिए या अग्नाशय कहिए, तो अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है या विषम स्रावी ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोकाइन ग्लैंड भी कहा जाता है। अग्न्याशय जो है पाचन के लिए एंजाइम छोड़ता है। क्या करता है? एंजाइम छोड़ता है। और ब्लड में जो होता है शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए हार्मोन का उत्पादन करता है। तो अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है, और यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अग्न्याशय के रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सभी प्रकार के भोजन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसीलिए अग्न्याशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। मानव शरीर में अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो यह जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो भोजन भोजन जो होता है वो पेट से निकलने के बाद जब वो हमारे पेट से निकलता है तो वह छोटी आंत में जाता है, और यहाँ जो है पाचन प्रक्रिया का मुख्य स्थल है। यहाँ पाचन प्रक्रिया का मुख्य स्थल है जहाँ पोषक तत्व को रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन में अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत के 3 मुख्य भागों की लंबाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही अनुक्रम है, इलियम, इलियम की लंबाई कितनी होती है? 3.5 मीटर। जेजुनम, जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर, और डुओडेनम, डुओडेनम की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो है इलियम सबसे लंबा हो गया और डुओडेनम सबसे छोटा हो गया। डुओडेनम को हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी, ग्रहणी। डुओडेनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी। मानव शरीर सेल्यूलोज को पचाने में अक्षम क्यों है? सेल्यूलोज एक जटिल पॉलीसेकेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और इसे पचाने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। और यह एंजाइम जो होता है मवेशियों एवं अन्य जुगाली करने वाले जानवरों में सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज एंजाइम बनाते हैं, लेकिन यह मनुष्यों में नहीं होते। ठीक है, इसीलिए मानव के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है? मानव शरीर सेल्यूलोज को पचाने में अक्षम होता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो है वे जैविक अणु है। मेनली वह क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जाइमेज एंजाइम का कार्य क्या है? तो जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। यकृत के मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य रक्त से हानिकारक विषाक्त पदार्थों और अपशिष्टों को बाहर निकालकर रक्त को साफ करना है। यह पाचन में मदद करने के लिए पित्त का उत्पादन करता है। और ये जो रक्त साफ होता है किस माध्यम से साफ होता है? यूरिया का जो उत्पादन होता है उसी के माध्यम से हमारा रक्त साफ होता है, जिसके माध्यम से हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। फिर है रक्त के थक्के जमने में जो मदद करने वाले प्रोटीन होता है उसको बनाने में हमारा लीवर मदद करता है। लीवर संक्रमण से भी लड़ने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो यह जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। तो पेप्सिन है जो पेट में प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और ट्रिप्सिन जो है वो अग्न्याशय से छोटी आंत में जाकर प्रोटीन को और छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, जिसे अंततः अमीनो एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये दो एंजाइम है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? तो अपेंडिक्स जो होता है वो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, विशेष रूप से सीकम से। किससे जुड़ा रहता है? सीकम से। तो अपेंडिक्स जो होता है आंत के पहले भाग जिसको सीकम कहा जाता है उसी से जुड़ा होता है। यह छोटी उंगली के आकार की संरचना होती है जो पेट के नीचे दाहिने हिस्से में ठीक वही होता है जहां छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। तो अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। कार्बोहाइड्रेट के अंतिम अपघटन के बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अंतिम अपघटन के बाद ग्लूकोज बनता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है? यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। 10 दिनों से अधिक उपवास करने पर यकृत में ग्लूकोज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यकृत में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि यकृत संग्रहित ग्लाइकोजन फिर वसा और अंत में प्रोटीन से ग्लूकोज का उत्पादन करता है। थैंक यू।